मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के मेरे इस लेक्चर का टॉपिक है विलयनों के अणुशंक गुणधर्म, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं अणुशंक गुणधर्मों को समझने के लिए और इसका प्यारा सा नोट्स अपनी कॉपी में तैयार करने के लिए। तो ठीक है बच्चों, इस टॉपिक को करते हैं स्टार्ट और हेडिंग डालते हैं विलयनों के अणुशंक गुणधर्म। इनको बच्चों कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये बच्चों किस तरह की प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहले इनको समझते हैं। पहली बात बच्चों, कुछ मेन पॉइंट्स इसके देख लीजिए। ये बच्चों भौतिक गुण है। कैसे गुण हैं? भौतिक गुण हैं, यानी कि ये विलयनों के भौतिक गुण हैं। और दूसरे, ये विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात है, जो विलय है यहाँ पर ये अवाष्पशील होना चाहिए। यानी कैसा होना चाहिए? अवाष्पशील होना चाहिए। अवाष्पशील का मतलब नन वोलाटाइल होना चाहिए। और चौथी और इंपॉर्टेंट बात है कि विलयन का जो आयतन है, विलयन का आयतन जो है ये निश्चित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण जो इसके पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं। अगर इन्हीं पॉइंट्सों को अगर हम एक निश्चित क्रम में ऐड कर दें या एडजस्ट कर दें तो अणुशंक गुणधर्मों की एक अच्छी सी डेफिनेशन निकल कर आ जाती है। कैसे बच्चों? देखिए बोर्ड पर इसकी डेफिनेशन जो निकल कर आती है। देखिए, किसी अवाष्पशील विलय के विलयन के किसी अवाष्पशील विलय के विलयन के वे भौतिक गुण किसी अवाष्पशील विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयन के अणुशंक गुणधर्म कहलाते हैं। तो वही बच्चों पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है अणुशंक गुणधर्मों को डिफाइन करते समय,
ये सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है कि ये अणुशंक गुणधर्म भौतिक गुण होते हैं और ऐसे विलयन के ये भौतिक गुण हैं जिसमें विलेय अबाष्पशील है और विलयन का आयतन निश्चित है। यानी कि किसी अबाष्पशील विलेय के विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलयन के अणुशंक गुणधर्म कहलाते हैं, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो एक बार फिर बच्चों, अणुशंक गुणधर्म की डेफिनेशन क्या है? किसी अबाष्पशील विलेय के विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलयन के अणुशंक गुणधर्म कहलाते हैं। अब अणुशंक गुणधर्मों में बच्चों कौन कौन से गुणधर्म आते हैं, इनको अब मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें आता है परासरणता। और नंबर 2 पे आता है वाष्प दाब अवनमन। नंबर 3 पर आता है क्वथनांक उन्नयन। और नंबर 4 पे आता है हिमांक अवनमन। तो अणुशंक गुणधर्मों के अंतर्गत बच्चों आपको ये 4 गुणधर्म पढ़ने हैं। कौन कौन? परासर दाब, वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इन चारों गुणधर्मों को 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों साफ करते हैं इसको। अब बच्चों सबसे पहले मैं आपको पहला अणुशंक गुणधर्म परासरण दाब एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो हेडिंग डालिए बच्चों, परासरण दाब। परासरण दाब ओस्मोटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर बच्चों? ओस्मोटिक प्रेशर। अब बच्चों परासरण दाब को समझने से पहले कुछ बेसिक्स इसके क्लियर कर लीजिए। यानी कि कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको क्लियर करना है। सबसे पहले अर्धपारगम झिल्ली, बिना इसके आप परासरण दाब नहीं समझ सकते। अर्धपारगम झिल्ली, इसको बच्चों बोलते हैं सेमी। सेमी मीन्स अर्ध परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मीन्स अर्ध, परमिएबल मीन्स पारगम और मेम्ब्रेन मीन्स झिल्ली। बच्चों अर्ध पारगम झिल्ली का यहां समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों ये एक विशेष प्रकार की झिल्ली होती है जो केवल अपने अंदर से विलाय के अणुओं को तो जाने देती है, लेकिन विलेय के अणुओं को नहीं जाने देती है। अब बच्चों सीधी सी बात है कि विलयन में 2 अवयव होते हैं, विलेय और विलायक। तो ये झिल्ली क्या काम करती है कि अपने अंदर से विलायक के अणुओं को तो पास हो जाने देती है, लेकिन विलेय के अणुओं को पास नहीं होने देती है। अब बच्चों ये झिल्ली कहां पाई जाती है? ये बच्चों जंतु और वनस्पति कोशिकाओं में ये झिल्ली पाई जाती है। और इसके अतिरिक्त कुछ रासायनिक पदार्थ भी इस प्रकार की झिल्लियां देते हैं, जैसे कैल्शियम फास्फेट अर्धपारगम झिल्ली देता है, कॉपर फेरोसाइनाइड भी अर्धपारगम झिल्ली देता है। बच्चों वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जो अर्धपारगम झिल्ली यूज की जा रही है वो कॉपर फेरोसाइनाइड के अर्धपारगम झिल्ली का ही यूज किया जाता है। बच्चों ये जो मैंने बताई का कैल्शियम फास्फेट और कॉपर फेरोसाइनाइड की जो अर्धपारगम झिल्ली मैंने आपको बताई है, ये बच्चों कृत्रिम झिल्लियां हैं। और नेचुरल झिल्लियां कौन कौन है? जंतु और वनस्पति कोशिकाओं की झिल्लियां। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी? वह झिल्ली जो केवल विलायक
के अणुओं को अपने अंदर से जाने देती है, किंतु विलेय के अणुओं को नहीं। यानी कि विलायक के अणुओं को अपने अंदर से गुजर जाने देती है, लेकिन विलेय के अणुओं को नहीं गुजरने देती है। विलेय के अणुओं को नहीं। अर्ध पारगम झिल्ली कहलाती है। अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। तो बच्चों ये अर्धपारगम झिल्ली की डेफिनेशन हो गई। अब बच्चों यह है झिल्ली, या ऐसे कह लो बच्चों, इस प्रकार की झिल्लियां, इस प्रकार की झिल्लियां जंतु व वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती हैं। कहाँ बच्चों पाई जाती है? जंतु और वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है। कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे कैल्शियम फास्फेट व कॉपर फेरोसाइनाइड इस प्रकार की झिल्लियां देते हैं। बच्चों यहाँ कहने का मतलब ये है कि कुछ रासायनिक पदार्थ भी हैं जिनमें से मैंने यहाँ पे जिक्र किया है कैल्शियम फास्फेट और कॉपर फेरोसाइनाइड का, ये भी अर्धपारगम झिल्लियां देते हैं। इन झिल्लियों को बच्चों कृत्रिम झिल्लियां कहा जाता है। कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला CA3PO4 का होल ट्वाइस, कॉपर फेरोसाइनाइड CuFeCN का होल 6। तो इनमें से बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्ली का ही सबसे ज्यादा इस समय यूज हो रहा है। तो ये बच्चों अर्धपारगम झिल्ली है, इसका यहाँ पे एप्लीकेशन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ एक्सप्लेन किया है। अब बच्चों एक प्रोसेस आती है परासरण। ओस्मोसिस। अब बच्चों परासरण क्या है इसे समझो। बच्चों विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से प्राकृतिक प्रवाह परासरण कहलाता है। बच्चों परासरण एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। जैसे बच्चों ऐसे समझो, यहां मैंने ये एक झिल्ली रख दी है जो अर्धपारगम झिल्ली है। कैसी है? अर्धपारगम झिल्ली है। एक विलयन मैंने यहां लिया है फर्स्ट, और यहाँ एक दूसरा विलयन लिया है सेकंड। इसकी मैंने सांद्रता C1 मान ली और इसकी सांद्रता मान ली C2, और मान लिया कि C1 का मान C2 से कम है, यानी कि पहले विलयन की सांद्रता दूसरे विलयन की सांद्रता से कम है। तो ऐसी स्थिति में ये जो विलायक होगा, देखिए बच्चों विलयन में दो अवयव होते हैं, विलेय और विलायक। तो ऐसी स्थिति में जो विलायक के अणु हैं
वो कम सांद्रता के विलयन से, यानी कि विलयन फर्स्ट से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर, यानी कि विलयन सेकंड की ओर अपने आप प्राकृतिक रूप से अर्धपारगम झिल्ली में से प्रवाहित होने लगते हैं। और ये प्रवाहित होने की जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया कहलाती है परासरण। यानी कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से प्राकृतिक प्रवाह परासरण कहलाता है। तो बच्चों अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्ध पारगम झिल्ली में से प्राकृतिक प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। तो बच्चों ये परासरण की प्यारी सी हो गई डेफिनेशन। अब बच्चों ये परासरण क्या है, अर्धपारगम झिल्ली क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट करिए। इसके बाद मैं परासरण आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, नोट कर। तो ठीक है बच्चों, अब साफ करते हैं इसको। तो ठीक है बच्चों, अब मैं आपको परासरण दाब एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से इसे समझिए। बच्चों इसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प ले रहा हूं। ये एक्सपेरिमेंट दिया था साइंटिस्ट बर्कले और हार्टले ने। हालांकि अब ये एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए मैं इसका थोड़ा जिक्र कर रहा हूं। तो इसका जो उपकरण है बच्चों, इस टाइप का उपकरण इन्होंने दिया था, इसको आप देख लीजिएगा। एक अर्धपारगम झिल्ली अप साइड में है, एक लोअर साइड में है, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह का सिस्टम लगा दिया था। इसमें ये लगा दी थी इन्होंने केस्का नली। राइट हैंड साइड में ये सिस्टम बना दिया था, और इसमें ये लगा दिया था कीप। ये कीप लगा दिया गया था, कीप। समझ लीजिए, इसको नोट नहीं करना है, केवल आपको समझना है। और यहाँ पर इस तरह से उपकरण लिया था, और यहाँ पर इस तरह से इसकी संरचना बनाई गई थी। ठीक है, अप साइड में और लोअर साइड में भी इसकी ये इस तरह की स्ट्रक्चर बना दी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर ये सिस्टम इस तरह से बना दिया गया था। ये बच्चों बर्कले और हार्टले दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने मिलकर के इसको एक्सपेरिमेंट किया था, और इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने परासरण दाब कैसे ज्ञात किया जाता है इसको समझाया था। यहाँ पर एक यंत्र लगा दिया था जिसको दाब मापी यंत्र कहते हैं, जिससे ये पता चलता रहता है कि दाब कितना है। ये ऐसे ऐसे यहाँ पे साइन बने हुए हैं, जिससे दाब का पता चल जाता है। बच्चों जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना होता है, उस विलयन को इस नली में यहाँ, यहाँ और यहाँ इस नली में इसको भर दिया जाता है। किसको भर दिया जाता है? विलयन को, जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना होता है। और ये बच्चों बीच वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये बीच वाला पार्ट एकदम ठीक बीच में होता है। लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, अप साइड में, डाउन साइड में ये विलयन भरा रहता है।
अब क्या काम करते हैं, इसकी सहायता से पानी भरते हैं, इसकी सहायता से बीच वाली नली में क्या भरते हैं, पानी भरते हैं। आपको पता होना चाहिए पानी क्या है बच्चों, विलायक है। पानी क्या है, विलायक है। ठीक, और ये क्या है, ये हमारा है केसका नली, केसका नली, केसका नली। अब जब इसकी सहायता से, कीप की सहायता से इसमें पानी भरते हैं तो सीधी सी बात है, इस केसका नली में पानी जाएगा। मान लो पानी यहां तक मैंने भर लिया, पानी यहां तक मैंने भर लिया और इस पॉइंट को नाम दे दिया ए। अब बच्चों इसके आसपास तो विलयन भरा हुआ है और ये भी अर्धपारगम झिल्ली है, ये भी अर्धपारगम झिल्ली है। तो आपको पता है कि अपने आप यहाँ परासरण होगा, परासरण होगा और जो ये विलायक पानी है ये किस में जाएगा, विलायक के अणु किस में जाएंगे, विलयन की तरफ जाएंगे, विलयन की तरफ जाएंगे। तो कुछ देर बाद ये जो केसका नली में पानी का जो तल है वो धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो ये यहाँ पर आ गया, पानी का तल यहाँ पे आ गया, यानी कि इसमें परासरण प्रोसेस स्टार्ट हो गई और विलायक के अणु विलयन की तरफ जाने लगे। अब जब विलायक के अणु विलयन में मिक्स हो रहे हैं तो सीधी सी बात है पानी का तल केसका नली में नीचे आएगा। अब क्या काम करते हैं कि ये जो ये बना हुआ है ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, क्या है, पिस्टन है, इसको नाम दे दिया गया पिस्टन। अब क्या करेंगे, इस पिस्टन की सहायता से इस विलयन पर प्रेशर डालेंगे, क्या डालेंगे, प्रेशर डालेंगे और इतना प्रेशर डालेंगे कि ये जो पानी का तल जो बी पॉइंट तक आ गया ये पुनः कहां चला जाए, ए तक चला जाए। इसको बच्चों आप ध्यान लगाओ, इसको क्या कहेंगे, यानी कि ये जो पिस्टन से जो इसमें प्रेशर डाल रहे हैं ये प्रेशर क्या काम कर रहा है, ये विलायक का विलयन में परासरण को रोक रहा है, विलायक का विलयन में परासरण को रोक रहा है, जिससे पानी का तल यानी कि विलायक के अणु पुनः अपने पहले वाले स्थान पर आ जाएंगे और केसका नली में जो पानी का तल है वो पहले वाले स्थान पर आ जाएगा। तो बच्चों ओवरऑल यहाँ क्या हुआ है, ओवरऑल यहाँ ये हुआ है कि विलयन पर दाब डाला गया है और इतना दाब डाला गया है जिससे विलायक का विलयन में परासरण रुक गया है। और हुआ क्या था, हुआ क्या था इससे पहले विलायक और विलयन को अर्धपारगम झिल्लियों के द्वारा पृथक किया गया था। तो अब इसको अगर इस पूरी कहानी को हम कुछ शब्दों में कहें तो हमारी जो एक डेफिनेशन निकल के आ रही है वो ये आ रही है, देखिए बच्चों, यदि किसी विलयन को अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाए, यदि किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से, किससे बच्चों, विलायक से पृथक किया जाए, यही तो बात यहां पे हो रही है। एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, विलयन को, ये जो विलयन है इसको अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा विलायक से पृथक किया गया है, तब विलायक का विलयन में, तब विलायक का विलयन में परासरण रोकने के लिए, तब विलायक का विलयन में परासरण रोकने के लिए जितना अतिरिक्त दाब, ये पिस्टन को दबा रहे हैं इसका मतलब हम विलयन पर अतिरिक्त दाब डाल रहे हैं और जो अतिरिक्त दाब डाल रहे हैं वो इस दाब मापी के द्वारा हम रीड भी कर रहे हैं, पता भी चल रहा है दाब मापी यंत्र के द्वारा कि कितना हम प्रेशर दाब इस विलयन पर डाल रहे हैं। जितना अतिरिक्त दाब रोकने के लिए, जितना अतिरिक्त दाब विलयन पर डाला
जाता है वह विलयन का परासरण दाब कहलाता है। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आई कि यदि किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किया जाए तब विलायक का विलयन में परासरण रोकने के लिए जितना अतिरिक्त दाब विलयन पर डाला जाता है वह विलयन का परासरण दाब कहलाता है। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन निकल के आए जिससे सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भी डेफिनेशन है परासरण दाब की, उनको भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ये मान लो डेफिनेशन नंबर फर्स्ट हो गई, डेफिनेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड डेफिनेशन लिख लीजिए। सेकंड डेफिनेशन क्या है? देखो बच्चों, परासरण दाब उस तरल स्थैतिक दाब के बराबर होता है। परासरण दाब उस तरल स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो किसी विलयन को अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने पर उत्पन्न होता है। परासरण दाब उस तरल स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने पर उत्पन्न होता है। तो दो डेफिनेशन हो गई। अब इसकी एक और डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अब बच्चों मैं इस फिगर को हटा रहा हूं, अगर किसी को लगता है कि उसके समझने के लिए ये जरूरी है तो स्क्रीनशॉट बच्चों इसका ले लीजिए, इसके बाद मैं इसे हटा रहा हूं। ठीक है बच्चों, आप आते हैं इसकी डेफिनेशन नंबर थर्ड पर। डेफिनेशन नंबर थर्ड पर इसकी अगली डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन नंबर थर्ड वह है न्यूनतम बाहरी दाब। वह न्यूनतम बाहरी दाब जो किसी विलयन पर आरोपित करने पर उसका वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर कर देता है। विलायक के वाष्प दाब के बराबर कर देता है विलयन का परासरण दाब कहलाता है। तो ये डेफिनेशन क्या है? वह न्यूनतम बाहरी दाब जो किसी विलयन पर आरोपित करने पर उसका वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर कर देता है, विलयन का परासरण दाब कहलाता है। अब बच्चों जब विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा तो वहां किसी तरह का कोई परासरण नहीं होगा। तो
तो ऐसे न्यूनतम बाहरी दाब को भी परासर दाब कहते हैं। तो परासर दाब की जो भी डेफिनेशन थी मैंने सारी डेफिनेशन क्लियर कर दी हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट करिए। ठीक है बच्चों, अब इसको करते हैं साफ और अगले टॉपिक पर आते हैं और विशेष प्रकार के विलयनों को समझते हैं जिनके नाम हैं समपरासरी विलयन और समदाबी विलयन। दोनों को एक साथ देखते हैं। समपरासरी विलयन यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। एक तरफ समपरासरी विलयन, दूसरी तरफ समदाबी विलयन। समदाबी विलयन आइसोपिएटिक सॉल्यूशंस, समदाबी विलयन। तो दोनों को देखते हैं ये हैं क्या। जैसा कि बच्चों इनके नामों से क्लियर हो रहा है, समपरासरी यानी कि इनके बीच में परासरण नहीं होता है, यानी कि परासरण इनका समान है। समपरासरी यानी कि परासरण समान है। परासरण समान है मतलब इनका परासर दाब भी समान है। इसका मतलब ऐसे दो विलयन जिन्हें अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा पृथक करने पर उनके मध्य परासरण नहीं होता है, समपरासरी विलयन कहलाते हैं, यानी कि समपरासरी विलयनों का परासर दाब समान होता है। तो इस पॉइंट को राइट डाउन करते हैं। वे दो विलयन जिन्हें अर्ध पारगम झिल्ली के द्वारा पृथक करने पर उनके मध्य परासरण नहीं होता है, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? समपरासरी विलयन कहलाते हैं। इसका मतलब समपरासरी विलयनों के परासर दाब समान होते हैं, अर्थात समपरासरी विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं। इसका मतलब समपरासरी विलयनों के परासर दाब समान होते हैं। अब बच्चों आते हैं समदाबी विलयन पर। तो वे विलयन जिनके समान ताप पर वाष्प दाब समान होते हैं समदाबी विलयन कहलाते हैं। अब बच्चों इनके समान ताप पर वाष्प दाब समान है, तो इसका मतलब है कि अगर इनको अर्धपारगम झिल्ली से आप पृथक करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो इनके बीच में भी परासरण नहीं होगा, यानी कि ये इनका भी परासर दाब समान होता है। तो बच्चों देख लो इनकी डेफिनेशन। वे विलयन जिनके समान ताप पर वाष्प दाब समान होते हैं। समान ताप पर वाष्प दाब समान होते हैं, समदाबी विलयन कहलाते हैं। समदाबी विलयन कहलाते हैं। समदाबी
विलयनों को समदाबी विलयनों को अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उनके मध्य पराशरण नहीं होता है। समदाबी विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उनके मध्य पराशरण नहीं होता है। कहने का मतलब अर्थात समदाबी विलयन समपराशरी विलयन भी होते हैं। इसका मतलब समदाबी विलयनों को समपराशरी विलयन भी कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है वो ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी समदाबी विलयन समपराशरी होते हैं, लेकिन सभी समपराशरी विलयन समदाबी विलयन नहीं होते हैं। इसको अलग से आप नोट कर लीजिए। सभी समदाबी विलयन समपराशरी होते। क्या बात है बच्चों? सभी समदाबी विलयन कैसे होते हैं? समपराशरी विलयन होते हैं। ठीक बच्चों, ये तो पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपको। किंतु सभी समपराशरी विलयन समदाबी विलयन किंतु सभी समपराशरी विलयन समदाबी विलयन नहीं होते। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना है कि सभी समदाबी विलयन समपराशरी विलयन होते हैं, किंतु सभी समपराशरी विलयन समदाबी विलयन नहीं होते। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट करिए। ठीक है बच्चों, साफ करते हैं इसको। तो इस तरह से समपराशरी और समदाबी विलयन क्या होते हैं ये आपने जाना। अब आज के लेक्चर के लास्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं अति पराशरी और अल्प पराशरी विलयन। अति पराशरी व अल्प पराशरी विलयन मतलब हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस बच्चों ये कैसे विलयन है? बच्चों समान ताप पर दो विलयनों में से वह विलयन, समान ताप पर दो विलयन आपको दिए गए हैं, उनमें से ऐसा विलयन जिसका पराशर दाब अधिक होता है उसको अधपराशरी विलयन कहते हैं, और जिसका पराशर दाब कम होता है उसको अल्प पराशरी विलयन कहते हैं।
यानी कि अधिक पराशर दाब वाला विलयन अधपराशरी और कम पराशर दाब वाला विलयन अल्पपराशरी विलयन होता है। बच्चों अगर एक ही विलेय के दो विलयन आपको दिए गए हैं, मान लो एक ही विलेय है, इसमें एक विलयन ए है और दूसरा विलयन बी है, और इन दोनों में जो विलेय है मान लो वो एक ही है, शुगर है, चीनी है, दोनों विलयनों में विलेय, तब तब इन दोनों विलयनों में वो विलयन अल्पपराशरी होगा। अब बच्चों ऐसे थोड़ा और आगे समझते हैं। इसकी सांद्रता मैंने मान ली Ca और इसकी सांद्रता मान ली Cb, और मान लिया कि Ca का मान अधिक है किससे? Cb से। Ca यानी कि A विलयन की सांद्रता का मान B विलयन की सांद्रता के मान से अधिक है। तो ऐसी स्थिति में ये जो A विलयन है ये कहलाएगा बच्चों आपका अति पराशरी, अति पराशरी, और ये जो आपका B विलयन है ये कहलाएगा अल्प पराशरी। ठीक है बच्चों, यानी कि जिसकी सांद्रता अधिक है वो अधपराशरी है और जिसकी सांद्रता कम है वो अल्पपराशरी होगा। अब यहीं पर बच्चों अगर बीच में मैं अर्धपारगम झिल्ली को रख दूं, क्या रख दिया मैंने? अर्ध पारगम झिल्ली, तो तब क्या होगा? तब बच्चों जो विलायक के अणु होंगे वो अल्पपराशरी विलयन से कहां भागेंगे? अधपराशरी विलयन की ओर, यानी कि पराशर अल्पपराशरी विलयन से अधपराशरी विलयन की ओर होगा। अब इन्हीं शब्दों को, इन्हीं सब बातों को मैं समराइज करते हुए राइट डाउन कर रहा हूं। समानता पर दो विलयनों में से जिसका परासरण दाब कैसा होता है बच्चों? जिसका परासरण दाब अधिक होता है उसे अति पराशरी विलयन कहते हैं, और जिसका परासरण दाब कम होता है उसे अल्पपराशरी विलयन कहते हैं, उसे अल्पपराशरी विलयन कहते हैं। तो मैं समझता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की थ्योरी बताते हैं आपको जो मैंने यहां एक्सप्लेन की है। एक ही विलेय के दो विलयनों में से वह विलयन, एक ही विलेय के दो विलयनों में से वह विलयन जिसकी सांद्रता अधिक होती है, जिसकी सांद्रता अधिक होती है, अति पराशरी विलयन कहलाता है, और जिसकी
सांद्रता कम होती है वह अल्प पराश्रयी विलयन कहलाता है। तो बच्चों अधिक सांद्रता वाला विलयन अपराश्रयी विलयन और कम सांद्रता वाला विलयन अल्पराश्रयी विलयन कहलाता है। अब वही बात अगर इनके बीच में अर्धपारगम झिल्ली रख दी जाए तो अल्पराश्रयी विलयन से अधपराश्रयी विलयन की ओर होता है। यदि अतिपराश्रयी व अल्प पराश्रयी विलयनों को अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाए तब परासरण अल्प पराश्रयी विलयन से अति पराश्रयी विलयन की ओर होता है। तो बच्चों ये थे अतिपराश्रयी और अल्पपराश्रयी विलयन। अब बच्चों आज के लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अंत में उन सारे स्टूडेंटों के लिए जो फर्स्ट टाइम लेक्चर वीडियो को देख रहे हैं और उनको लेक्चर वीडियो से लग रहा है कुछ लाभ हो सकता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर मेरे द्वारा लेक्चर वीडियो रेगुलर वे में अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।